कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में हम IUPAC नेमिंग करते हैं। कल हमने बात की थी वाइल राइटिंग दी IUPAC नेम, जिन बातों का आपने ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स कहाँ से कौन सा आता है और किस डायरेक्शन से आता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर कॉम्प्लेक्स आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसे कहते हैं हम बेसिकली, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले आ रहा है, काउंटर आयन बाद में आ रहा है, तो हम पहले किसको नाम देंगे? हम पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नाम देंगे, काउंटर आयन को उसके बाद नाम देंगे। और इसका जस्ट वाइस वर्सा भी करेक्ट है कि अगर पहले काउंटर आयन पहले आ गया और कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाद में आ गया तो हम नाम भी उसी तरीके से उसको दे देंगे। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। यस सर। जैसे मैं कुछ कंपाउंड्स लिखूंगा, इसका हम IUPAC नेम ट्राई करेंगे पहले एक बार, ओके। ये तीन हमारे कंपाउंड्स हैं, इनका IUPAC नेम ट्राई करते हैं। आसान है, टफ नहीं है, ध्यान देंगे तो। पहले वाला ट्राई करोगे? बताओ बच्चों, पहले वाले का नाम क्या होगा? सर डाइक्लोरीटोबेस होगा। नहीं, अब मैं आपको पहले एक चीज और सिखा दूं। देखो, जो ये पॉलीडेंटेट लिगेंड है ना, जैसे कि EN है, EN एक पॉलीडेंटेट लिगेंड है, ठीक है, और बल्की ग्रुप भी है। तो जितने बल्की और पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं, अगर वो एक से ज्यादा बार आ जाए, कितनी बार आ जाए? एक से ज्यादा बार। जैसे मान लीजिए EN जो है, अगर वो एक बार आए तो कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो दो बार आए तो उसके लिए नाम क्या क्या यूज करेंगे हम लोग? बिस। अगर वो तीन बार आए तो यूज करेंगे हम ट्रिस। अगर वो चार बार आए तो उसके नाम के आगे यूज करेंगे हम टेट्राकिस। याद रहेगा, बिस, ट्रिस और टेट्राकिस हम यूज करेंगे उन कंपाउंड्स के आगे जो पहली बात तो बल्की हो और जो साथ साथ पॉलीडेंटेट भी हो। तो इस केस में EN जो है बल्की ग्रुप भी है और पॉलीडेंटेट भी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम लिखते हम क्या लिखेंगे? इट वुड बी बिस। और फिर EN का नाम क्या हो गया? इथेन 1,2 डाई अमाइन। हाँ या ना? ये क्लियर हुआ? EN को क्या लिखते हैं हम लोग? EN इज इथेन 1,2 डाई अमाइन। हाँ या ना? रिद्धि, क्लियर है ये? आर्यन, खुशी, सूर्यांश, इज इट क्लियर बेटे? बिस इथेन 1,2 डाई अमाइन क्लियर हुआ? सर हेलो हेलो हेलो। अब हाँ बोलो बेटा, सुन रहा हूँ। सर एक और बार बता दीजिए, मैं मैं अभी फिर अभी से आया हूँ रिपीट उधर करता से। हूँ। मैंने कहा कि जब हम बल्की ग्रुप लेते हैं, जैसे कि EN हो गया या फिर EDTA हो गया, ये बल्की ग्रुप्स है। बल्की ग्रुप अगर एक बार आ रहा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिंपली उसका नाम लिख देते हैं। लेकिन अगर वही बल्की ग्रुप दो बार आ रहा है तो उसको डाई नहीं बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे? बिस। अगर वही ग्रुप तीन बार आ रहा है तो उसे ट्राई नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ट्रिस। अगर वो चार बार आ रहा है तो टेट्रा नहीं बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे? टेट्राकिस। ठीक है, ये सिर्फ किसके लिए होगा? बल्की ग्रुप्स के लिए होगा, पॉलीडेंटेट बल्की ग्रुप्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि बल्की ग्रुप कौन सा है? EN बल्की ग्रुप है। तो हमने क्या लिख दिया इसको? बिस, बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन। क्या ये वाली बात क्लियर है? रिद्धि, क्लियर है ये बात? सूर्यांश, यस सर। ठीक है। अब इसके बाद एक और भी लिगेंड है हमारा, क्लोरिडो।
देखा जाए तो अल्फाबेटिकली इसे इसे नहीं काउंट करेंगे, अल्फाबेटिकली इसे काउंट करेंगे ई, और ये क्या है सी। तो पहली शुरुआत किससे होगी कंपाउंड की? डाइक्लोरिडो से। बताओ डाइक्लोरिडो से क्यों शुरुआत हुई? जल्दी बोलो, डाइक्लोरिडो से शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि सी जो लिगेंड का नाम है क्लोरिडो, वो अल्फाबेटिकली इथेन 1,2 डाइअमाइन में ई से पहले आता है। सी ई से पहले आता है नहीं आता? अगर सी ई से पहले आता है तो ऑब्वियस सी बात है जो इसका नेमिंग हम करेंगे उस नेमिंग को करते वक्त पहले हम क्लोरिडो को जगह देंगे और बाद में हम जगह देंगे इथेन 1,2 डाइअमाइन को। क्या मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? प्लीज रेज योर हैंड अगर ये क्लियर है तो। रिद्धि समझ आया बेटे? अगर सुन रही हो तो गुड। अब इसके आगे की बात सुनो, अगर ये क्लियर हो गया तो अब ये वाला काम खत्म हो गया हमारा। डाइक्लोरिडो हो गया, बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन हो गया। अब इसके बाद क्या आ गया? सेंट्रल मेटल। कौन है सेंट्रल मेटल आपका? कोबाल्ट। आपने लिख दिया कोबाल्ट, ठीक है। बताओ ये कोबाल्ट रहेगा या कोबाल्टेट हो जाएगा? ये कोबाल्ट रहेगा या कोबाल्टेट? जल्दी बोलो। कोबाल्टेट सर। कोबाल्टेट कभी नहीं होगा ये कोबाल्ट ही रहेगा। कोबाल्टेट तब होता जब काउंटर आयन पहले आ गया होता। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले है तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मेटल का नाम आएगा, तो ये हो जाएगा कोबाल्ट। और कोबाल्ट के बाद निकालेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो रोमन नंबर में हम लिखने वाले हैं, और लास्ट में क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली इसका जो काउंटर आयन था। काउंटर आयन कौन है? क्लोराइड। अब मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहा हूँ, जल्दी से देखिएगा एक बार। ये कैसे निकलेगा? x प्लस 2 इंटू जीरो, ई का जीरो होता है, प्लस 2 इंटू -1 प्लस -1 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? एक्स की वैल्यू 3 निकल के आ गई, हाँ या ना? तो यहाँ पे रोमन नंबर में हम क्या लिख देंगे? उसको 3 लिख देंगे। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। सबको समझ आ गए? अब अगला वाला ट्राई कर सकते हैं हम लोग। अगले वाले में आप पहले देखो होमोलेप्टिक है या हेट्रोलेप्टिक है। व्हाट इज दिस? होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक? इज इट होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक बच्चों? यस इट्स हेट्रोलेप्टिक। अगर ये हेट्रोलेप्टिक है तो हम क्या करेंगे? हम चेक करते हैं अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है। पहला वाला अमाइन है, फिर क्लोरिडो है, और फिर मतलब क्लोरो है, और फिर कौन है आपका? इसके बाद हमारा आता है नाइट्रो। तो उसका नेमिंग करना तो आसान हो गया। ट्राई करोगे आप आर्यन, इसका नेम क्या होगा? बोलिए, इसका नेम ट्राई करेंगे बेटे। कितने अमाइन? सर डायमाइन क्लोरिडो होगा पहले। डायअमाइन क्लोरिडो बोलो या क्लोरो बोलो, दोनों ठीक है। क्लोरो लिख लो, डायअमाइन क्लोरो। फिर क्या हो जाएगा? नाइट्रो। नाइट्रो और प्लैटिनम। नाइट्रो प्लैटिनम और इसका रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। सबको समझ आ गया? इसका स्टेट निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे? x प्लस 2 इंटू जीरो प्लस -1 प्लस -1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पे रोमन नंबर में 2 आ गया। ओके, चलो अगला ट्राई करते हैं। अगला ऐश्वर्या आप ट्राई करोगे अगले का नेम। इस केस में कितने लिगेंड्स हैं और कौन से हैं? टेट्रा हाँ, अमीन टेट्रामीन, वेरी गुड। कोबाल्ट। कोबाल्ट नहीं, कोबाल्ट सेंट्रल मेटल है। अच्छा क्लोराइड। अच्छा ओके, Cl2 अंदर है। हाँ, डाइक्लोरिडो। क्लोराइडो डाइक्लोराइडो। डाइक्लोराइडो हम्म कोबाल्ट हम्म 2 माइनस एंड प्लस 2 आएगा ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल्स में। x प्लस 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -1 इक्वल्स टू +1 भी है बेटा। अच्छा प्लस फिर 1 आएगा ब्रैकेट में। 1 आ जाएगा। बात समझ आ रही है? और ये कोबाल्टी क्यों रहा? कोबाल्टेट क्यों नहीं हुआ? जल्दी बोलो, ये कोबाल्ट ही क्यों रहा? कोबाल्टेट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोबाल्ट
क्योंकि इसमें पहले आया हमारा मेटल। कैसे पहचाना आपने? क्योंकि ये कैटायन है, चार्ज देख रहे हो, पॉजिटिव चार्ज। और मैंने कहा सर था इससे भी पता चलता है हम्म, कि टायर अनायन होने से भी पता चलता है। कल मैंने बताया था जब इशिता ने कुछ पूछा था मुझसे, तो मैंने को बताया था हमेशा लिखते वक्त कैटायन पहले लिखा जाएगा और जो आपका एनायन पार्ट है वो बाद में लिखा जाएगा। ओके सर। क्लियर टू ऑल? सर वैसे कोबाल्ट 3 होगा, -2 उधर जाके +2 हो जाएगा ना? तो 3 लिख दो उसको, मैं तो आपके हिसाब से बता रहा हूँ खाली। तो एक दो डाउट थे। आई पहले हाँ ये एक दो क्वेश्चन और कर ले, फिर आपके डाउट्स भी ले लूंगा। ठीक है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस और लिखिए। और अब कोई हेल्प नहीं दूंगा, अब आप करेंगे इसकी IUPAC नेमिंग्स। ठीक है, अब मेरी तरफ से कोई हेल्प नहीं मिलेगी आपको। चलिए करिए जरा ये क्वेश्चन फटाफट। देखिए सबसे पहले में आपने क्या नोटिस किया, पहले वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या चीज ऑब्जर्व करी आपने इसमें, कि पहले क्या आया हुआ है इस बार? इस बार पहले क्या आया है हमारा? काउंटराइन पहले आया है या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स सर पहले आयन। आया है? आयन। तो मैं आयन को नाम दे दूं पहले साथ साथ ही, इसका नाम सिंपली क्या हो जाएगा? सोडियम। आया ना? डाइसोडियम तो नहीं आएगा ना, नहीं। क्योंकि जो भी उसका सब्सक्रिप्ट होता है उसको हम यूज करते ही नहीं। इसके बाद हम आ गए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर, जहाँ पे हमने देखा लिगेंड कैसा है, होमोलेप्टिक है, तो इसका नाम क्या हो गया? हेक्साक्लोरो। हाँ है ना, हेक्साक्लोरो क्लियर हो गया। उसके बाद साथ में क्या लगा हुआ है? क्रोमियम, हेक्साक्लोरो क्रोमियम। और इसके साथ हम क्या निकालेंगे? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, वो आपको निकालना आता ही है, 2 × 1 + सर X। इस केस में क्रोमेट नहीं यूज होगा? हाँ क्रोमेट आएगा, सॉरी मैंने क्रोमेट लिख दिया, क्रोमेट, क्योंकि वो बाद में आ रहा है, क्रोमेट विल बी यूज, क्रोमेट। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × +1 + X + X × -1 = 0। X की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? यहाँ पे X हो गया हमारा 4, राइट? ये क्लियर आ रहा है सभी को, समझ आ रहा है? हाँ या ना? X4 दिख रहा है सभी को? यस सर। चलिए आगे देखिए। अब इस केस में पहले क्या आ गया? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पहले आ गया और स्फीयर पहले आ गया, और आपका जो काउंटर आया ना बाद में आ गया। तो इसमें चेक किया लिगेंड कैसा है, लिगेंड हमारा हेटेरोलेप्टिक है, तो हम क्या करने वाले नेम इसका? इट इज गोइंग टू बी पेंटा एक्वा। पेंटा एक्वा हो गया। साथ में क्या हो गया? क्लोरिडो। और क्लोरिडो के बाद क्या आ गया हमारा? क्रोमियम। इसमें क्रोमियम ही आएगा, है ना, क्योंकि काउंटर आयन बाद में है, इसीलिए हम सेंट्रल मेटल का नाम ही इस्तेमाल करेंगे। Am I clear to all? पेंटा एक्वा क्लोरिडो, और साथ में आ गया हमारा क्रोमियम। और जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट खत्म हो, क्या आ जाएगा? रोमन नंबर आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा? क्लोराइड। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, बात समझ आ गई बच्चों? और उसको निकालेंगे Yes, sir. कैसे? ये हो जाएगा x + 5 × 0 + -1 + 2 × -1
इक्वल टू 0, यानी कितना आने वाला है, 3 आने वाला है इसका रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट। आई होप सभी ने ऐसा ही किया होगा। गुड। अगला वाला देखें, अगला वाला और आसान था। इसमें क्या हो जाएगा, पहले कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हेक्सा, साथ में क्या हो गया, अमाइन, फिर आ गया साथ में कोबाल्ट रोमन नंबर, और फिर बाहर क्या आ गया, क्लोराइड। बाहर वाले में यानी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में और काउंटर आयन में हमेशा कुछ स्पेस छोड़ेंगे लिखते वक्त, बाकी जो कुछ लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में वो एज इट इज लिखा जाएगा, स्पेस और जो आपका काउंटर आयन है वो लिखा जाएगा। अब देखिए इसका जो आपने निकालना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, x प्लस 6 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -1 इक्वल टू 0। कितनी वैल्यू आ गई हमारी, 3 आ गई। हाँ है ना। यहाँ देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी सेम कहानी, x प्लस 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 0 और NO3 का -1 होता है इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x हो गया -2 -1 दैट इज +3। ये 3 आ गया इसका x की वैल्यू। और कंपाउंड का नेमिंग कैसे करेंगे, इस बार एक बल्कि ग्रुप भी है, बल्कि है, और कितनी बार है, बल्कि 2 बार है। जब भी बल्कि 2 बार होता है, एक से ज्यादा होता है, तो क्या करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, बेस यूज करते हैं। तो ये तो इथेन है और ये क्या है, क्लोराइड हो, तो पहले नेमिंग किससे शुरू होगी, क्लोराइडो से। तो इट वुड बी डाई क्लोरो बिस ब्रैकेट शुरू इथेन 1,2 डाइअमाइन। हाँ है ना, 1,2 डाइअमाइन, काम खत्म। डाइक्लोरो बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन, काम खत्म हो गया। वापस आ गए, कौन सा मेटल है, कोबाल्ट, इसका निकाल लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, और बाहर क्या आ गया इसके ऊपर, नाइट्रेट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालोगे तो कैसे निकलेगा, x प्लस 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस -1 इक्वल टू 0। 3 आप निकाल चुके हो, 3 आपका नंबर आ गया। क्या मेरी बात समझ आ रही है, प्लीज रेज योर हैंड अगर समझ आ गया तो। बच्चों माय पॉइंट इज क्लियर, प्लीज रेज योर हैंड ताकि आगे बढ़ सके। गुड, आगे देखिए अब जरा। अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान था, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब इसमें एक चीज नोटिस करना, ये 3 माइनस है, इसका मतलब इससे पहले कभी कोई काउंटर आया होगा तभी तो ये नेगेटिव आया। तो इसमें पहली बात तो ये ऑक्सलेट आयन है, तो ये हो जाएगा ट्राई ऑक्सलेटो, और ये हो जाएगा कोबाल्टेट। ये क्लियर हुआ आप लोग को कोबाल्टेट क्यों आया, ये व्हाई इज कोबाल्टेट, क्लियर है सभी को, यस सर। क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसका रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लूंगा, वो आपको भी आता है निकालना। x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल्स टू -3, कितनी वैल्यू आने वाली है, +3 आने वाली है। तो रोमन नंबर में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना, जल्दी बोलो। ठीक है, अच्छा अब हमारे केस से पहले आइसोमेरिज्म भी था, लिंकेज आइसोमेरिज्म वगैरह, वो बस सिलेबस में नहीं है। अब हमें डायरेक्टली स्टार्ट करना है यहीं से वीबीटी। वीबीटी हमने 11th क्लास में ही पढ़ी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये वाली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज ऑल अबाउट लिगेंड्स की, लिगेंड्स में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसे बनती है। ठीक है, तो उसके बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के रिगार्डिंग। ओके, तो पहले तो मुझे ये बताओ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जब बात करने वाला हूँ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की या किसी भी थ्योरी की कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जरूरत क्या पड़ी। असल में जितने भी कॉम्प्लेक्सेस बन रहे थे वो कॉम्प्लेक्सेस स्पेस में कौन सी पोजीशन ले रहे हैं, उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, उनका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, वो कलर कैसा शो करते हैं, उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसकी मैग्नेटिक स्पिन क्या होगी, इस बारे में हमें कोई भी डिटेलिंग पता ही नहीं थी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक ही बात बताई कि जो मेटल एटम होते हैं, मेटल एटम या फिर आयन, कि जैसे कि इसकी हम बात कर रहे हैं, सेंटर मेटल की बात कर रहे हैं हम लोग, अंडर द इन्फ्लुएंस
ऑफ लिगेंड्स की इन्फ्लुएंस में दे कैन यूज n-1d, इन्हें बोलते हैं इनर सबशेल, इनर ऑर्बिटल, ठीक है, n-1d, ns, np ऑर्बिटल्स, ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स ये इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं अपना ऑर्बिटल ऑफर कर रहा हूं तो सामने वाला इस्तेमाल करेगा, और इस्तेमाल करेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन लाएगा, और मेरे पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो वो तो पहले से ही प्रेजेंट था, सामने वाले का इलेक्ट्रॉन और मेरा इलेक्ट्रॉन मिलके क्या क्या बन जाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई? और एंड विल गिव, हाइब्रिडेशन के बाद क्या देगा हमको ये? एंड विल गिव स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। मैंने कहा था दो ही तरह की आप शेप पढ़ोगे, 4 वाला और 6 वाला। 4 से बन सकती है स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल, और 8 से जो 6 है उससे क्या बन सकती है हमारी? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये फिक्स बात है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। और यही जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, इसको लिख सकते हो आगे कि these hybridized orbitals overlap with ligands, और लिगेंड किसके साथ? लिगेंड ऑर्बिटल्स, है ना, एंड लिगेंड्स डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि कौन सा बॉन्ड बनता है आप जानते हो? इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर बॉन्डिंग। वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं ना, तो पूरी पूरी लोन पेयर कौन डोनेट करेगा? लिगेंड्स डोनेट करेगा। सेंट्रल मेटल के पास तो है ही नहीं ना, सेंट्रल मेटल के पास होता तो बात होती, या तो सेंट्रल मेटल के पास खाली जगह है खाली, और आप क्या हो? आप लिगेंड हो। अगर आप लिगेंड हो तो आप क्या ऑफर करोगे? आप ऑफर करोगे इलेक्ट्रॉन पेयर, ताकि वो क्या करे? सेंट्रल एटम उसके साथ कंबाइन कर जाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के वो उसके खाली ऑर्बिटल्स में आके बैठ भी जाए और हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट भी कर ले। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए एक बार, मेरी बात समझ आई? मैंने बेसिक आइडिया दिया है अभी आप लोगों को। एनडी भी नहीं यूज करेगा? हाँ, डी की n-1d ns और np के बाद nd भी तो यूज करता है कभी कभी एनडी तो बनता ही नहीं ना। कॉन्फ़िगरेशन अगर याद हो आपको डी सबशेल की, डी की कॉन्फ़िगरेशन हमेशा n-1 ही होती है, याद करो। एस की होती है ns 1 to 2, np होता है 1 to 6, डी होता है n-1d, और आपका f होता है n-2f। तभी तो इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल्स। डी को बोलते हैं पेनल्टीमेट, सेकंड लास्ट शेल। लास्ट किसको मानते हैं हम लोग? एस को मानते हैं, एनएस या पी को, एनपी। तो उससे अंदर की तरफ कौन होता है हमारा? डी, और उससे अंदर की तरफ कौन होता है हमारा? एफ होता है, तभी तो वो n-2f होता है। क्यों बेटा? हाँ या ना ऐश्वर्या? यस सर। अब एक बात ध्यान रखना, इसमें इसने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। उसने कहा हमारे 2 तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। कितने तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं? 2 तरह के कॉम्प्लेक्सेस को हम स्टडी करेंगे। एक कॉम्प्लेक्स कहलाता है हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और एक होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोला मैंने? पहला कौन सा है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और दूसरा कौन सा है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास ये आपका घर है, ठीक है, और आपके पास एक घर नहीं है, आपके पास 3-3, 4-4 घर प्रेजेंट है। आपके पास एक पेंट हाउस है, आपके पास एक 1 BHK हाउस है, आपके पास एक 3 BHK हाउस है, और आपके पास दोबारा से आपने एक दूसरे एरिया में भी एक पेंट हाउस खरीद रखा है, ठीक है। यहाँ पर कौन रहता है? पापा मम्मी, आप रहते हो, आपका भाई रहता है, और दादाजी रहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ? आपके कुछ गेस्ट आए,
और दादाजी के साथ एक आपका सर्वेंट भी रहता है, उसी घर में रहता है, तो आपने उसको यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक, अब आपके घर में ना कुछ गेस्ट आए, मान लो 4 गेस्ट आए, 4 गेस्ट आपको अप्रोच कर रहे हैं। अब जो गेस्ट है ना वो बड़े ही मॉडेस्ट से, हम्बल से, जैसे कहोगे वहां पे ठहर जाएंगे, ऐसे वाले गेस्ट हैं। तो जब वो आपके पास आए तो आपने कहा ऐसा ठीक है आप आ तो गए हो, अब एक काम करो, आपके लिए जगह ना यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ तो पहले से ही कमरे बुकड है, तो आप एक काम कीजिए, आप में से एक जना यहाँ चले जाइए, एक यहाँ चले जाइए, एक यहाँ चले जाइए, एक यहाँ चले जाइए। यानी कि आपने उसे घर के अंदर एंट्री नहीं दी, घर के बाहर की तरफ ही आपने उसे एंट्री दी। तो अब उसने जो ऑर्बिटल्स इस्तेमाल किए वो कौन कौन से इस्तेमाल किए, एस किया और 3 पी किए। कौन से उसने इस्तेमाल नहीं किए, डी के बारे में उसने डी को टच भी नहीं किया। ऐसे कॉम्प्लेक्स जो अंदर वाले डी को टच ही नहीं कर पाएंगे उनको हम लोग क्या नाम देंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या मेरी बात समझ आ रही है? और ऐसा क्यों हो पाया बताओगे आप? जो आने वाले लीगेंड्स थे वो कैसे थे, शरीफ थे या गुंडे थे? शरीफ। शरीफ थे, इसीलिए आपने जैसा कहा वो बेचारे वैसे के वैसे चले गए और वहां जाके ठहर गए। लेकिन सेकंड केस, अब सेकंड केस में जो आने वाले रिश्तेदार हैं तो वो घर के बड़े फेवरेट हैं, बड़ों के फेवरेट हैं और थोड़े से दबंग भी हैं। दबंग मतलब वो अपनी चलाते हैं। तो जैसे ही वो घर के अंदर एंटर मतलब आने लगे तो यही बात कहेगी कि यहाँ तो जगह है नहीं, आप जो है बाहर ठहर लो। उन्होंने कहा चुप रहो, तुम कल के बच्चे हमें क्या बताओगे, एक काम करो, तुम और तुम दोनों एक रूम में शिफ्ट हो जाओ और दादाजी के साथ ये सर्वेंट्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दबंग है इसीलिए। अब इनमें से एक यहाँ पर आ गया, दूसरा यहाँ पर आ गया, आने 4 ही हैं इस बार भी, या हाँ 4 ले लेते हैं। तो 2 यहाँ पर आ गए, तीसरा यहाँ पर आ गया और चौथा यहाँ पर आ गया। कितने लोग को मेरी बात समझ आ गई कि इस केस में कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है वो कैसा बनने वाला है, इनर बनने वाला है या आउटर बनने वाला है? इनर, क्योंकि इनर डी सबसे बीच हो रहा बहुत है। बढ़िया, क्योंकि आपने किस पे अटैक कर दिया, इनर पे अटैक कर दिया है, इसीलिए इसकी जब हाइब्रिडेशन लिखी जाएगी तो इट वुड बी D2sp। ठीक है, इसने 2 D 1 S और 1 P इस्तेमाल कर लिया। ऐसे कॉम्प्लेक्स जो इस्तेमाल करते हैं क्या, इनर डी ऑर्बिटल्स, तो उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ये तो मेहमानों की बात हो गई थी, अब यहाँ मेहमान कौन है, लीगेंड्स हैं। तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दो कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में लीगेंड का नेचर बताइए। लीगेंड वीक होगा या लीगेंड स्ट्रांग होगा? वीक। वेरी गुड, लीगेंड वीक है। ठीक है, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में लीगेंड कैसा हो गया, स्ट्रांग। ठीक है, तो जो वीक है इट कैन नॉट अलाउ यूसेज ऑफ n-1 D, और जो लिगेंड स्ट्रांग है इट विल यूज n-1 D। क्या मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, तो इसी को हम नाम देते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बड़ी अच्छी बात लगी ये सुन के कि हमें इनर पता है कॉम्प्लेक्स क्या होता है, आउटर कॉम्प्लेक्स क्या होता है। लेकिन किसी ने पूछा कि एक बात तो बताओ, हमें कैसे पता चले कि कौन सा लिगेंड इनर बनाएगा और कौन सा आउटर बनाएगा? क्यों? क्योंकि हमने आज तक कभी भी लिगेंड्स को कैटेगराइज ही नहीं किया, और कैटेगराइज करने का कोई बेसिस होता ना, तो हमने लिगेंड्स को कैटेगराइज ही नहीं किया। कैटेगराइज का कोई बेसिस ही नहीं है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है और कौन सा लिगेंड वीक है। तो लिगेंड की कैटेगराइजेशन ही नहीं होगी तो पता क्या चलेगा कौन आके इनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा और कौन आउटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और जब यही पता नहीं होगा कि कौन बनाएगा इनर, कौन बनाएगा आउटर, तो मुझे कभी भी ये पता नहीं चल पाएगा कि मेरे सेंट्रल मेटल में कितने अनपेयर्ड रह जाएंगे या कितने पेयर्ड रह जाएंगे। देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर ये हम इस केस की बात कर रहे हैं तो इसमें मुझे पता है कि ये लिगेंड वीक था, मान लो मैं कहता हूं कि लिगेंड वीक था, तो देखो ये सारे के सारे सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं, ये पेयर्ड है या अनपेयर्ड है?
जल्दी बोलो। ये पेयर अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड है तो मैं इनका मैग्नेटिक कैरेक्टर बता सकता हूँ या नहीं बता सकता? ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है? चलो बोलो। पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक है। अगर एक भी मेटल का इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया तो वो क्या कहलाएगा? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। ठीक है। दूसरी बात, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बच्चों, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होती है। ये आपने 11th में पढ़ा था, लेकिन अभी दोबारा पढ़ेंगे। मैग्नेटिक मूवमेंट, इसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू √n इंटू n+2। ठीक है। आप मुझे बताओ कितना है इसमें n की वैल्यू? 4। नंबर ऑफ अनपेयर्ड, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं? 4। 4 इंटू 4+2 यानी √24 बोर मैग्नेटॉन इसका मैग्नेटिक मूवमेंट है। सही है। सेकंड वाले केस की बात कर रहा हूं। सेकंड वाले केस में क्या हुआ कि जब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया, क्या अब इस केस में कोई भी मेटल जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है? नहीं है। तो बताओ n की वैल्यू कितनी हो गई है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n कितना हो गया इस केस में हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? जल्दी बोलो। n 0 है। कितने लोग को n 0 समझ आया? प्लीज रेज योर हैंड। खुशी, रिद्धि, सूर्यांश, ऐश्वर्या, आर्यन, इज इट क्लियर? इस केस में हमारे n की वैल्यू कितनी हो गई है? 0। अगर n की वैल्यू 0 हो गई तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी निकल के आएगी? 0। ठीक है। और तो और मुझे ये पता नहीं चलेगा कि ये अच्छा, ये भी मुझे पता है कि ये कलरफुल कॉम्प्लेक्स नहीं फॉर्म करे। कारण क्या है? सारे के सारे पेयर्ड हैं। कलरफुल कॉम्प्लेक्सेस वही फॉर्म करते हैं, कलर्स वही शो करते हैं जिनके पास क्या मौजूद हो? जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। क्यों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का बेनिफिट क्या होता है? वो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं? एक्साइट हो जाते हैं। तो ये बात भी हम याद रखेंगे कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कलरफुल होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। ठीक है। और तो और अब मैं पहले, अगर मुझे ये पता है कि लिगेंड का नेचर कैसा है, तो मैं एग्जैक्टली उनकी प्लेसमेंट, सेंटर मेटल के इलेक्ट्रॉन्स की और सामने वाले आने वाले इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स की प्लेसमेंट प्रॉपर्ली कर पाऊंगा। जैसे इस केस में ये वीक थे तो मैंने इनको बाहर प्लेस कर दिया, तो मुझे इनकी क्या निकालने में आसानी हो गई? हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे ही सेकंड वाले केस में मुझे पता है कि वो स्ट्रांग है, तो मैंने अंदर वालों को पेयरिंग कराई, तब इनको प्लेसमेंट दी। अब भी मुझे क्या पता है? इनकी प्लेसमेंट, यानी कि ये क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? ये 2 डी इस्तेमाल करने वाले हैं, एक एस को इस्तेमाल करने वाले हैं और एक पी को इस्तेमाल करने वाले हैं। इट मीन्स मैं इनकी पूरी ज्योमेट्री के बारे में, पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, नेचर के बारे में, कैरेक्टर के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पूरी तरीके से श्योर हूं। लेकिन ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तब पॉसिबल है जब मैं ये जानता हूं कि जो लीगेंड्स हैं वो लीगेंड्स किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, स्ट्रॉन्ग या वीक। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सबसे मेजर ड्रॉबैक था। सबसे मेजर ड्रॉबैक क्या था? कि ये बता ही नहीं पाया कि लीगेंड का नेचर क्या होगा, लीगेंड वीक होगा या लीगेंड स्ट्रॉन्ग होगा। इसके बारे में कोई भी जानकारी वो नहीं दे पाया। क्या मेरी बात क्लियर है? ये क्लियर हो गया? यस सर। जल्दी बोलिए, सब बच्चों को समझ आ गई वीबीडी वाली स्टोरी? मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। देखो, जिसने, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी गई थी ना, तो उस समय उसने, फॉर इंस्टेंस, ये आपको आने चाहिए क्योंकि अगली जो थ्योरी पढ़ेंगे ना हम लोग CFT, उसमें ये बहुत कराया जाएगा आपको। तो उसने एक कॉम्प्लेक्स दिया। उसने कहा ये CONH3 होल 6 और इसके बाहर चार्ज है 3+। और हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि ये जो NH3 है ये एक वीक लिगेंड है। क्या है NH3? NH3 एक वीक लिगेंड है। तो उसने पूछा बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। ठीक है, ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला रोल बच्चों इसमें हमेशा ये आपको आना भी चाहिए, आप सेंट्रल मेटल को लिखोगे। सेंट्रल मेटल है CO।
एटॉमिक नंबर 27, कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 और 3d7, ये सब आई होप सबको आती है, ये आर्गन 4s2 3d7, ठीक है। लेकिन अब इसमें पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा हाथों हाथ। तो ये कितना हो गया, x + 3 6 × 0 = +3, तो x 3 आ रहा है। इसका मतलब कोबाल्ट को कितना शो करना ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 शो करना। अब +3 कैसे शो होता है हमेशा ध्यान रखना, पहले इलेक्ट्रॉन आप कहाँ से लूज करते हो, s में से लूज करते हो। तो 4s कितना हो गया 0 और d में कितना आ गया आपका 6। क्या मेरी बात समझ आ गई बच्चों? प्लीज रेज योर हैंड अगर ये बात क्लियर है तो, जल्दी बोलिए। जितने लोग को ये बात समझ आ गई प्लीज रेज योर हैंड। रिद्धि समझ नहीं आया? देखो फिर से रिपीट करता हूँ। मैंने लिखा कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर लिख के उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में 3+ चार्ज है। इसका मतलब मुझे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। इस पूरे कॉम्प्लेक्स में चार्ज ना भी तो तब भी निकालना पड़ता। तो CO यहाँ पे किस फॉर्म में है, +3 की फॉर्म में है। 3 इलेक्ट्रॉन मुझे निकालने हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे s में से, 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा d में से। तो क्या बनी कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 4s0 3d6। क्या मेरी बात समझ आ गई सभी को? अब मैं इसके डायग्राम को ड्रॉ करने वाला हूं कि अब जो ये पहले हमने ड्रॉ किया था दैट इज फॉर ये वाला, अगर मैं यहाँ पे से ड्रॉ करता तो ये इसके ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता। ये D हो गया, ये S हो गया और ये P हो गया, ठीक है। D में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे आपको, D में 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस तरीके से ये इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन थी। लेकिन अब इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो अब इसके पास कितने रह गए हैं, वो सबसे लिखना पड़ेगा। हमें D में कितने रह गए, 6, 1 2 3 4 5 और एक 6। अब इस पर अटैक करने वाला है कौन, इनकमिंग ग्रुप। इनकमिंग लिगेंड्स आ रहे हैं इसके पास। कितने लिगेंड्स आ रहे हैं बच्चों, 6 लिगेंड्स आ रहे हैं। लेकिन मजेदारी की बात क्या है कि ये लिगेंड कैसे है, वीक लिगेंड है। मैंने क्या बोला था, ये लिगेंड कैसे है, ये वीक लिगेंड है। ऐसा मैंने अज्यूम किया, आपको पहले बता दिया कि ये लिगेंड वीक है। तो अगर ये वीक लिगेंड है तो ऑब्वियस सी बात है, पहला वाला कहाँ पर आएगा, NH3 यहाँ पर, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ। बताओ इसने क्या क्या इस्तेमाल किया, कौन कौन सी हाइब्रिडेशन इस्तेमाल करी। इसने इस्तेमाल किया 1 S 3 P और 2 D। तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो गई, sp3d2। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई, प्लीज रेज योर हैंड जितने लोगों को sp3d2 समझ आ गया। रिद्धि, सूर्यांश, क्लियर हुआ? वेरी गुड। अगर ये sp3d2 क्लियर हो गया तो सारी चीजें क्लियर हो गई। इसकी ज्योमेट्री कैसी है, ऑक्टाहेड्रल, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, हमेशा सेंट्रल मेटल के गिनते हैं। कितने हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, n हो गया 4। ये पैरामैग्नेटिक है, यस। ये कलर शो करेगा, यस। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा वो अभी निकाल देते हैं, √24 आएगा, चेक कर सकते हो आप लोग। √n(n+2) बोर मैग्नेटॉन, हाँ है ना। और इसी क्वेश्चन में मान लो मैं आपसे कह देता कि NH3 इस बार स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। मैंने क्या कहा, NH3 कैसा लिगेंड है, ये तो हमने कम क्या माना कि NH3 कैसा लिगेंड है, वीक। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि NH3 कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग। बताओ क्या क्या चेंज हो जाएगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, बताओ क्या चेंज होगा। नीचे वाला स्टेप, इस केस में जो CO+3 आर्गन सेम कॉन्फ़िगरेशन, 4s0 सेम रहेगा, 3d6 सेम रहेगा। बस फर्क क्या हो जाएगा कि जब आप लिगेंड को अप्रोच कराओगे तो ये जो खाली बैठे हुए ना, सिंगल सिंगल बैठे हैं, इनकी पेयरिंग हो जाएगी, इनकी पेयरिंग हो जाएगी। और अब लिगेंड कहां से एंट्री करना शुरू करेगा, यहां से। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये बना 2D 1 S और 3 क्या बन गए, P।
अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, D2sp3। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए, D2sp3 कितने लोग को समझ आ गया, जल्दी बताइए। बताओ ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है? ये कलरफुल है या कलरलेस है? जल्दी बोलो। ये कलरफुल है या कलरलेस है? बच्चों इट इज कलरफुल और कलरलेस? मेरी आवाज आ रही है बच्चों? एम आई